हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विनय और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे जो सरकार ने कल डिक्लेयर किया है नई शिक्षा नीति को, उसके बारे में। तो दोस्तों, पहले तो हम लोग विश्व गुरु माने जाते थे और उस समय तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की तर्ज पर दुनिया के बाकी देश काम करते थे और उस तरह की शिक्षा व्यवस्था देने का प्रयास करते थे, परंतु धीरे धीरे समय बीतता गया और हम लोग इस स्थिति में आ गए। अब बात करते हैं कि जब से अपना देश आज़ाद हुआ है, यानी स्वतंत्र भारत में ये तीसरा मौका है जब नई शिक्षा नीति आई है। उसके पहले सबसे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो 1968 में आई थी और वो शिक्षा नीति कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर आधारित थी। और उस शिक्षा नीति ने सबसे पहले कहा था कि 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया जाए, और तब से लेके आप सोचो अब तक इसी बात पे काम हो रहा है और अब तक फॉलो नहीं हुआ। तो मेन बात यही है कि हम लोगों के यहाँ नीति बन जाती है लेकिन उस पर अमल होना बहुत मुश्किल हो जाता है, नीचे पायदान तक उसका लाभ मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और उस समय जो है 10 धन 2 धन 4 यानी हाई स्कूल, फिर 2 इंटर और फिर ग्रेजुएशन, ये स्तर हुआ करता था उस समय पढ़ाई का। और उसके बाद दूसरी शिक्षा नीति जो आई उस समय राजीव गांधी की सरकार थी सन 1886 में, और उस शिक्षा नीति में भी सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था यही 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा पर। और जबकि पहली शिक्षा नीति पे भी उसी पे जोर दिया गया, दूसरी शिक्षा नीति में भी उसी पे जोर दिया, परंतु वो काम पूरा नहीं हो पाया। एक काम यहाँ से नया स्टार्ट हुआ, वो है आधुनिकीकरण की शिक्षा। 21वीं सदी का भारत बनाने के लिए उसकी जो चुनौतियाँ थी, और कहा यह जाता है कि इसी समय से राजीव गांधी जो है कंप्यूटर भारत में ले आए, और कंप्यूटरीकृत शिक्षा जो आधुनिक भारत के लिए आवश्यक थी उसका जो है प्रारंभ हुआ। और वहाँ से लेके अब ये समय आया है, बीच में थोड़े थोड़े चेंज होते रहे, वर्तमान शिक्षा नीति आई है। और इस शिक्षा नीति में कुछ बदलाव जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ये इस शिक्षा नीति की रूपरेखा कहाँ से हुई। तो इस शिक्षा नीति पे सबसे पहले काम शुरू हुआ था 31 अक्टूबर 2015 को। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं PS.R. सुब्रमण्यम, इनकी अध्यक्षता में एक 5 सदस्यों की कमेटी बनी और इस पर जो है विचार करने को कहा गया। तो इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट 27 मई 2016 को दी, और उसके बाद 24 जून 2017 को इसरो के एक वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में 9 लोगों की कमेटी बनी और उसको नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट तैयार करने को कहा गया। वो ड्राफ्ट जो है 31 मई 2019 को HRD मिनिस्टर जो निशंक साहब हैं उनको सौंप दिया गया। और उसके बाद उन्होंने जो है पूरे देश में आम लोगों से कुछ सुझाव मांगे और लगभग 2 लाख सुझाव नई शिक्षा नीति पर आए, और उसके बाद इसका अंतिम मसौदा तैयार किया गया जिसकी कल घोषणा की गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे उच्च शिक्षा। और उच्च शिक्षा में एक जो बहुत बड़ा बदलाव वो ये किया गया कि पहले क्या होता था कि हम लोग ग्रेजुएशन अगर 1 साल करके छोड़ देते थे तो वो मेरा काउंट नहीं होता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। उच्च शिक्षा में दोस्तों मल्टीपल एंट्री व एग्जिट सिस्टम लागू किया जाएगा। ये इस तरीके से काम करेगा कि अगर आपने BA का फर्स्ट ईयर 1 साल आपने कंप्लीट किया है तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। 2 साल आपके कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको एक एडवांस डिप्लोमा मिलेगा, और उसके बाद जब 3 साल कर लेंगे यानी कंप्लीट BA जब आपकी हो जाएगी तब आपको जो है उसकी स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और इसी बीच अगर आप 1 साल करके छोड़ देते हैं और काफ़ी टाइम बाद आप दूसरी साल में जाते हैं तो वो जो भी आपका स्कोर रहा है वो सिस्टम में जो है सेव रहेगा। आप जैसे ही उसके आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपका जो भी रिकॉर्ड उस समय का था वो उसके आगे ही फॉरवर्ड हो जाएगा। ये बहुत बड़ा चेंज हुआ है। हाँ, लेकिन अगर ज़मीनी हकीकत आप देखेंगे तो इसको जो है सिस्टम में लाने में अभी काफ़ी समय लग जाएगा। इसको उन्होंने नाम दिया है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट मतलब आपका जो फर्स्ट ईयर का स्कोर है वो स्टोर रहेगा, और जैसे आप जितने समय बाद आप सेकेंड ईयर में जाएंगे तो वो स्कोर उसी में आगे क्रेडिट कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं अमित खरे जी ने एक बात और बताई है कि विश्वविद्यालयों में संबद्धता वाला सिस्टम अब खत्म किया जाएगा और कई अधिकार जो है विद्यालयों को स्वतः के लिए दिए जाएंगे, और जो नए शिक्षण संस्थान हैं उनको खोलने के लिए जो टॉप रैंक के पूरी दुनिया के शिक्षण संस्थान हैं उनको खोलने पर जोर दिया जाएगा। और लेकिन एक चीज़ इसमें और काफ़ी अच्छी की गई है कि जो भी डिग्री कॉलेज हैं
वो मनमानी फीस नहीं वसूल पाएंगे। एक लिमिट लगा दी गई है कि आप इससे अधिक उस फीस को नहीं ले जा पाएंगे। तो दोस्तों ये थी डिग्री कॉलेज की बात, और अब चलते हैं हम लोग अपनी बेसिक एजुकेशन की तरफ। तो बेसिक एजुकेशन का सिस्टम पहले था 10 धन 2 धन 3, उसको बदल के इन्होंने अब कर दिया है 5 धन 3 धन 3 धन 4। 5 में जो है 3 साल प्री प्राइमरी और 2 साल फर्स्ट और सेकेंड। प्री प्राइमरी जो होगा वो बिल्कुल जो है खेल आधारित शिक्षा होगी, उसमें खेल खेल में उसको सिखाया जाएगा, कोई कॉपी किताब नहीं होगी। उसके बाद जो फर्स्ट सेकेंड वो जो एज होगी प्री प्राइमरी 1 से 6 साल तक, फर्स्ट सेकेंड ये है 6 से 9 साल तक, और उसके बाद जो है पढ़ाई आगे शुरू होगी। फर्स्ट और सेकेंड में बच्चे को लिखना सिखाया जाएगा, लिखने पे बहुत जोर दिया जाएगा। और उसके बाद 3 4 5 ये तो होगी प्राइमरी एजुकेशन। उसके बाद जो है ये प्रारंभिक स्तर का। उसके बाद 3 यानी 6 7 8 मिडिल स्तर। इसमें भी थोड़ा सा चेंज ये किया गया है कि बच्चे को जो है मैथ और कोडिंग होती है हमारी जो सॉफ्टवेयर में जो लैंग्वेज यूज होती है, उसको जो है यहाँ पे उस पर काफ़ी जोर दिया जाएगा। और उसके बाद बात आती है हम लोगों की सेकेंडरी एजुकेशन की। यहाँ पे एक चीज़ और बहुत बात कही गई है कि संस्कृत की शिक्षा पे बहुत जोर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो है अभी तक क्या होता था, जब हम लोग 8th से 9th में जाते थे तो ये होता था कि भाई तुम आर्ट साइड लोगे या साइंस साइड लोगे। अब उसमें समस्या ये आती थी कि अगर आप आर्ट साइड ले रहे हैं लेकिन आपकी मैथ बहुत अच्छी है और आप मैथ को नहीं पढ़ पा रहे, मैथ प्रारंभिक गणित हो जाती है, चेंज हो जाती है ना। इसी तरीके से कोई साइंस साइड है लेकिन उसको इंग्लिश नहीं अच्छी लगती है, वो ये चाहता है कि हम इंग्लिश की जगह संस्कृत पढ़ें, तो वहाँ पे वो नहीं कर पाता। तो इस बात को फ्रीडम दे दिया गया है कि स्ट्रीम मायने नहीं करती है, आप जो सब्जेक्ट चाहेंगे आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ आप अगर मैथ लिए हैं, आप फिजिक्स लिए हैं तो आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं। आप अगर फिजिक्स लिए हैं आप ज्योग्राफी भी साथ में ले सकते हैं, या आप हिस्ट्री के साथ इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट, म्यूजिक, जो भी सब्जेक्ट आपका मन है, स्ट्रीम मायने नहीं रखती। हाँ, थोड़ा सा एक बेसिक क्राइटेरिया रहेगा कि इस दायरे के आप बाहर मत जाएं। सेकेंडरी एजुकेशन में एक बहुत बड़ा जो बदलाव किया गया है, रिकमेंड किया गया है, वो ये है कि अब जो बोर्ड परीक्षा है उसको हवा नहीं बनाया जाएगा। उसका ये तोड़ निकाला गया है कि प्रत्येक वर्ष 2 बार बोर्ड एग्जाम होगी और छात्र जब चाहे तब वो उसकी परीक्षा दे सकता है। एक बार पेपर देने के बाद भी अगर वो चाहता है कि हम इससे और अच्छा कर सकते हैं तो उसको दोबारा भी पेपर दे सकता है। लेकिन इसका अंतिम निर्णय जो है वो स्टेट गवर्नमेंट ही लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट किसी बात के लिए उस पर प्रेशराइज नहीं करेगी। और प्रत्येक राज्य में एक स्कूल स्टैंडर्ड अथॉरिटी गुणवत्ता परख के लिए बनाई जाएगी जो प्रत्येक स्कूलों की गुणवत्ता पर नज़र रखेगी। हाँ, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने डिग्री कॉलेज में ज़्यादातर सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन अब देखना ये है कि वो सिस्टम को कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन तक तो अपने यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन उसके बाद जो हायर एजुकेशन है, उच्च शिक्षा, उसमें अपने यहाँ क्या है कि बहुत पैसा है, तो उसको देखते हैं। बहुत देखने वाली बात होगी कि सरकार उसको कैसे मैनेज करती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि टीचर्स एजुकेशन पर। टीचर्स के लिए ये हुआ है कि टीचर्स एजुकेशन के लिए जो है एक राष्ट्रीय मानक तय होगा। और अभी क्या होता है कि बिहार टीईटी, उत्तर प्रदेश यूपी टीईटी, सीटीईटी, हर स्टेट अपने यहाँ की अलग परीक्षा कराता है। आगे चल के क्या होगा कि एक सिस्टम होगा और एक ही करिकुलम होगा, एक ही सिलेबस होगा बच्चों के लिए भी और टीचर्स के लिए भी। बीएड जो है, बीएड कोर्स अनिवार्य होगा कम से कम टीचर्स की। हाँ, उसकी जो है वो 1 साल का भी हो सकता है और 4 साल का भी हो सकता है। अगर कोई एमए के बाद बीएड करता है तो वो 1 साल का होगा, और वो कोई अगर इंटर के बाद बीएड करना चाहता है तो वो 4 साल का होगा। ये थोड़ा सा जो है उसमें फ्लैक्सिबिलिटी दे दी गई है। उसके साथ साथ स्कूलों में क्या है कि क्षेत्रीय कौशल है, उसके लिए बहुत जोर दिया जाएगा। और अभी तक हम लोगों ने नाम सुने थे, कहीं शिक्षा मित्र थे, कहीं अनुदेशक थे, उसकी जगह पर मास्टर इंस्ट्रक्टर रखे जाएंगे। और वो बेसिकली जो क्षेत्रीय जो कौशल है, मान लीजिए कहीं हथकरघा उद्योग बहुत चलता है तो वहाँ पे उसकी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ कहीं पशुपालन बहुत अच्छा है तो वहाँ पे उसकी शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। कहीं पे मत्स्य पालन अच्छा है तो वहाँ पे उसकी शिक्षा बच्चों को बहुत दी जाएगी। कहीं पे जो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बहुत इंटरेस्ट लेते हैं बच्चे और बहुत काम हो रहा है तो वहाँ उसकी शिक्षा बच्चों को ज़्यादा दी जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। अंत में अगर निष्कर्ष के रूप में कहें तो ये नई शिक्षा नीति जो है ये तीसरी शिक्षा नीति है
और इसको देख के ऐसे लगता है कि जैसे ये बिल्कुल आइडियल शिक्षा नीति है, परंतु वास्तविकता ये है कि दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, सुनने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा ये बहुत देखने वाली बात है। और आगे आने वाले 4-5 वर्षों में इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा, तो तब ये बहुत देखने वाली बात होगी कि ये प्रत्येक छात्र पे, प्रत्येक दूर दराज के स्कूलों में किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।